इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने शव यात्रा निकाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवा कांग्रेस ने शव यात्रा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की निकाली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे हैं कैबिनेट मंत्री। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। गणेश जोशी की शव यात्रा उत्तराखंड युवा कांग्रेस द्वारा निकाली गई है और पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी इस दौरान देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग लगातार कर रही है और इसी क्रम में उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने शव यात्रा जो है वो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की निकाली। आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी घिरे हुए हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर आज उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने शव यात्रा निकाली। इस दौरान पुलिस और युवा कांग्रेसियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से शव यात्रा यहां पर निकाली गई है। रोष व्यक्त किया है उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने। महिलाएं भी इस दौरान शामिल हुई, महिला कार्यकर्त्री भी नजर आई और धक्का मुक्की और नोकझोंक भी पुलिस के साथ इन कांग्रेसियों की हुई है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या जानकारी है इस पूरे प्रदर्शन के बारे में? क्या वजह है कि शव यात्रा निकालनी पड़ी युवा कांग्रेस को? जी दिव्या, देखिए, जिस तरीके आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी घिरे हुए हैं और लगातार उनको पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी जांच को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि उनके खिलाफ जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोविड काल में जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति बढ़ने का जो मामला सामने आया, तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग कर रही है और जांच की जो है उसमें मांग कर रही है। तो ऐसे में अभी बीते दिनों जो विजिलेंस कोर्ट के जज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की जांच कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने कैबिनेट से भी ये राय मांगी थी और उन्हें भी कहा, जवाब मांगा था कि जो है उनसे मंजूरी दी जाए जांच करने को लेकर जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के ऊपर जो आरोप हैं आय से अधिक संपत्ति के, तो उसको लेकर जांच होनी चाहिए। उसके बाद उन जज का जो है ट्रांसफर हो गया। हालांकि ये न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन उसको लेकर भी विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल खड़े किए कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को सरकार बचाने का काम कर रही है, क्योंकि वो आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे हुए हैं और लंबे समय से जो है इसको लेकर लगातार जिस तरीके से बयान विपक्षी दल के भी सामने आ रहे हैं, तो उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की शव यात्रा निकाली। इस बीच जो है जब वो कांग्रेस मुख्यालय से शव यात्रा को लेकर निकले, तो ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही जो है पुलिस के साथ देखी नोकझोंक भी जो है कांग्रेस युवा कांग्रेस की देखने को मिली और इस दौरान जो है शव को पुलिस के द्वारा छीना भी गया और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जो है हिरासत में भी लिया गया। तो यानी कि जो पूरा प्रकरण है, जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही है और विपक्षी दल इसको लेकर लगातार जो है आवाज उठा रहा है और लगातार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ जांच की मांग कर रहा है और इनके इस्तीफे की भी मांग साथ ही साथ जो है विपक्षी दल कांग्रेस कर रहा है। तो ऐसे में अब जो जांच होनी है, ये आगे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के पर जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सत्यता है कितनी नहीं, उसको लेकर जांच कितनी क्या कुछ होती है, कि आगे जांच किस तरीके से होती है, ये अभी देखने वाली बात होगी। अच्छा, सत्ता पक्ष का क्या रुख है इस पूरे मामले पर? क्योंकि लगातार विपक्षी हमलावर हैं, विजिलेंस की मांग की जा रही है, साथ ही साथ इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। जो प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, क्या इसका कोई असर पड़ रहा है सत्ता पक्ष पर? जी देखिए, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भी अगर बयान देखें तो उन्हें भी हालांकि वो इससे बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके की उनकी कोई संपत्ति नहीं बढ़ी, ये बेबुनियाद आरोप है, लेकिन कोर्ट में मामला है और ऐसे में उनसे जांच के भी जो है कैबिनेट से मंजूरी मांगी गई है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष लगातार हालांकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बचाव करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट से जो है मंजूरी मांगी गई थी उनके खिलाफ जांच को लेकर, तो अब 15 अक्टूबर तक का जो है समय दिया गया था जज के द्वारा, लेकिन अब जज का जो है ट्रांसफर हो चुका है। आगे अब जो जांच होनी है वो किस दायरे में होनी है, कैबिनेट मंजूरी उसमें देती है या नहीं देती, है अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है, सत्ता पक्ष जो है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बचाव करता हुआ लगातार जो है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि अगर कोई
जो आरोप उन पर लगे हैं, अगर उनमें सत्यता होगी, वो एक जांच का विषय है। अगर सत्यता होगी तो जरूर जो है उस पर कार्यवाही भी होगी, लेकिन इस तरीके के आरोप फिलहाल जो है वो बेबुनियाद है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने मौसम में परिवर्तन की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने बुधवार यानी आज के लिए पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 28 सितंबर तक मानसून की बारिश की उम्मीद भी जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में 25 सितंबर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये बदलाव 28 सितंबर तक दिखेगा। हालांकि इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन तापमान में अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। पच्चीस के लिए देख रहे हैं तो कुछ जगहों तक में खासकर कुमाऊं रीजन में मिलनी चाहिए और कहीं कहीं पर जो है जो हमारा गढ़वाल रीजन भी है उसमें भी उत्तराखंड में मिलनी चाहिए 25 तारीख में। तो इस तरह की स्थिति है। आज भी अगर देखेंगे 24 को तो आज भी आइसोलेटेड एक्टिविटी खासकर हिल्स में या अंदर के डिस्ट्रिक्ट में उनमें कहीं कहीं वो मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे कल से जो ये तापमान है आपका इसमें कमी आनी चाहिए। आज तो हो सकता है कि ये वैल्यू इतना रह जाए, तो ये स्थिति बनी है। तो इसमें मुख्य कारण यही है कि 4 से 5 दिन कोई बारिश नहीं हो रही है, आसमान साफ है और अच्छी खासी जो धूप है वो निकल रही है। देहरादून में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने पत्रकारों से बातचीत कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कासमी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सभी मुसलमानों को वोट बैंक बनाने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों में वक्फ बोर्ड में सिर्फ अपने चहेतों को रखकर गरीब मुसलमान और तलाकशुदा महिलाओं की संपत्तियों को खुर्द बुर्द करने का काम किया है। आपको हर वक्त जो है सारे प्रदेश को भारत को स्वतंत्र हुए लगभग 76 साल हो चुके हैं और इन 76 सालों में 60 साल लगभग एक बड़ी पार्टी कांग्रेस ने देश को चलाया। मैं आज ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि देश को उन्होंने सांप्रदायिक दंगों के अंदर झोंक दिया और विशेषकर एक समुदाय विशेष को यानी मुस्लिम से यानी माइनॉरिटी में मुस्लिम को वोट बैंक बनाने के लिए अपने मीडिएटरों के जरिए से जो उनकी एक बड़ी कीमती संपत्ति थी जिसे हम वक्फ बोलते हैं और वो वक्फ बोर्ड के नाम से उन्होंने इसे गठित किया और 60 सालों के अंदर अपने चहेतों को बोर्ड में रखा, चेयरमैन बनाया। बढ़ते आगे, पहले चरण के सदस्यता अभियान से भले ही भारतीय जनता पार्टी काफी दूर हो, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज प्रत्येक बूथ पर सदस्यता महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने दावा किया है कि आज सदस्यता महाअभियान में लाखों सदस्य बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हमारे सभी सांसदगण, हमारे सभी प्रदेश के नेता, हमारे जिले के नेता, हमारे मंडलों के नेता, हमारे बूथ के नेता सभी इस ड्राइव में काम कर रहे हैं और 16 अक्टूबर तक सबको समय दिया गया है। 16 अक्टूबर तक का हमारा समय है। सदस्यता अभियान 16 अक्टूबर तक चलेगा। निश्चित रूप से ज़्यादा सदस्य हर व्यक्ति बनाए, हर पदाधिकारी बनाए, हर जनप्रतिनिधि बनाए, इसमें सब लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए 16 अक्टूबर तक जब पूरा ड्राइव समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपको दिखेगा सारे के सारे लोग अपने जो उनके अचीवमेंट है उसको बनाने में वहां तक पहुंचने में। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल पार्क पहुंचकर उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एक महान समाज सेवी और राष्ट्रवादी विचारक बताया। साथ ही उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए समाज के उत्थान और सेवा का संकल्प लिया। पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के इस अवसर पर हम पांडेखोला पार्क में आए हुए हैं। उनके बताए गए एकात्म मानववाद पर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है।
समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। उसी को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। हम आज उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के वीसी अंशुल सिंह निर्माणाधीन प्राधिकरण की कॉलोनी को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। एचआरडीए के वीसी ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के साथ साथ तहसील प्रशासन की टीम के साथ प्राधिकरण की कॉलोनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण की बनाई जा रही कॉलोनी में जल निकासी के मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को इसके समाधान के सख्त निर्देश दिए। विजिट हमारी जॉइंट विजिट थी, उसमें मेन मुद्दा इनका एक सोलानी पार्क का कंस्ट्रक्शन था, जो कि वो दो नहरों के बीच की फीलिंग रीच का एरिया है। और वहाँ पे जो है केवल मतलब एथनिक टाइप्स के वर्क्स ही हैं, ऑलरेडी पार्क बना हुआ है। तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। जी। तो अभी एक परियोजना वैसी बनाई जा रही है वाटर पार्क टाइप की, और सहमति बनी है कि डिपॉजिट पे अगर विभाग को देंगे पैसा तो हायर लेवल से सैंक्शन हो जाएगा प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है तो वो है सर, जिस कोई ज़मीन इसमें नहीं जाने दी जाएगी, इसलिए हम लोग हैं। तो एक ये तरीके से एक मंथन भी चल रहा था और साथ में हम लोग देख भी रहे थे कि प्रशासनिक तौर पे क्या फीजिबल है क्या नहीं है। साथ में हमने सोलानी पार्क का भी विजिट करा। वो प्रोजेक्ट रुका हुआ था बिकॉज हमें यूपी इरिगेशन से कुछ एनओसीज आनी थी, तो उनकी तरफ से भी अभी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। कुछ हमें प्रोजेक्ट्स को उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम उस प्रोजेक्ट को हम ले सकें। इसमें दो तरीके से काम हो सकता है, या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क को मॉडिफाई करके हम लोग करेंगे, नहीं तो डिपॉजिट वर्क के थ्रू करेंगे, जिसमें हम फंड्स इनको ट्रांसफर करेंगे, देन दे विल गो अबाउट इट। मेन काम हमारा ये है कि काम कोई भी करे, चाहे फंड्स एचआरडीए उसमें दे देगा, बट सौंदर्यीकरण शहर का हो, यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, डेवलपमेंट हो एंड लेजर एक्टिविटीज़ बढ़े, रहने की हाउसिंग फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो पाए। तो ये मेन। हल्द्वानी में कांग्रेस की युवा नेता राधा आर्य के कार्य को देखते हुए यूथ कांग्रेस ने महिला प्रकोष्ठ में राधा आर्य को अहम जिम्मेदारी दी है। इससे पहले राधा आर्य प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस के पद पर अपनी सेवाएं दे रही थी, लेकिन राधा आर्य के कार्य को देखते हुए यूथ कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से सुशोभित किया है। इस मौके पर राधा आर्य ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगी। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में आज भारत के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, उसका मैं ईमानदारी और निष्ठा से पालन करूंगी। आने वाले निकाय चुनाव में और विधानसभा चुनाव में युवा कांग्रेस की कंधा से कंधा मिलाने का कार्य करेगी। देखिए, भाजपा द्वारा कितनी ऐसी वो है जिसमें हम अपनी पहल करते हुए आ रहे हैं, और अभी जैसे देश भर में महिलाओं के संग उत्पीड़न और बलात्कार के मामले आते रह रहे हैं, इसमें हमने पहले भी विरोध किया था और युवा कांग्रेस आगे भी इसका विरोध करेगी और उन्हें सजा दिलाने का कार्य करेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे हरिद्वार से खबर का, जहां कलेक्ट्रेट भवन सभागार में डीएम कर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय की चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय ने बीते वर्ष 2023-24 के अनुमोदित बजट की समीक्षा की और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का आय व्यय ब्यौरा प्रस्तुत किया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव अनुमोदित कर पारित किया गया, जिसमें महिला अस्पताल की तरह जिला अस्पताल को भी ध्वस्त कर नया बनाया जाएगा। डीएम ने कहा कि महिला अस्पताल की तरह जिला अस्पताल को भी ध्वस्त कर दोबारा से उसे नया रूप दिया जाएगा। निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल में पार्किंग की समुचित व्यवस्था समेत अस्पताल प्रांगण में हरियाली और सोलर ऊर्जा की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था भी की जाए। चिकित्सा प्रबंध समिति की बैठक होती है, जो आपका जिला अस्पताल है, महिला अस्पताल है, दोनों के चिकित्सीय प्रबंधन समिति की बैठक हुई है और इसमें इस वर्ष के लिए जो वित्तीय प्रबंधन होता है उसका यहाँ पर तय होता है कि कितना बजट इनको, कितना आय है इनका, कितना व्यय है, यूजर चार्जेस से कितना मिला है और कितना शासन से ये अपेक्षा कर रहे हैं। तो वो सारे बजट यहाँ पर प्रस्तावित थे, बजट पास किए गए हैं।
उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस की बाइक सवार बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि बीते दिनों जसपुर अफजलगढ़ हाईवे पर हुई सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना को इन शातिर बदमाशों ने अंजाम दिया था। पकड़े गए बदमाश दिलशाद पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज है। कल रात को पुलिस चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवारों को जसपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की गई, जिसमें वो रुके नहीं और आगे सड़क पर निकल गए। दूसरी तरफ धर्मपुर चौकी को यह सूचना दी गई, वहां इन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने तुरंत फायर कर दिया और अपनी बाइक को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए। पुलिस ने उनका पीछा किया और उन्हें रोकने के लिए बोला, जिसमें उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायर में पुलिस के द्वारा जवाबी फायर से एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। 14 तारीख को लूट की घटना हुई थी, इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पूछताछ से इसके और भी आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और इसके साथियों के बारे में भी जानकारी हुई। और इसी बीच रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां हल्द्वानी में दुष्कर्म और छेड़छाड़ का मामले में फरार चल रहे मुकेश बोरा की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। लंबे वक्त से फरार चल रहा था नैनीताल दुग्ध संघ का अध्यक्ष मुकेश बोरा। उत्तर प्रदेश के रामपुर से गिरफ्तारी की खबर है। मुकेश बोरा पर विधवा महिला से दुष्कर्म और बच्ची से छेड़छाड़ का मामला दर्ज है। मुकेश बोरा के घर की कुर्की भी पुलिस कर चुकी है। एसओजी समेत पुलिस की 7 टीमें मुकेश बोरा की तलाश कर रही थी और खबर यह है कि अब उत्तर प्रदेश के रामपुर से मुकेश बोरा की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की गिरफ्तारी की खबर है। हल्द्वानी में दुष्कर्म और छेड़छाड़ की खबर है, जिसमें मामले में फरार चल रहे मुकेश बोरा की गिरफ्तारी हुई है, ऐसी खबर सामने आई है। अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या पूरी जानकारी है इस मामले में आपके पास? छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में मुकेश बोरा, जो कि लगातार वो आरोपी हैं और लगातार जो है फरार वो चल रहे हैं। पुलिस लगातार उनकी छानबीन में जुटी हुई थी और जिस तरीके से लगातार जो है पुलिस दबिश भी दे रही थी और 7 टीमें पुलिस ने इसके लिए बनाई भी थी कि उसकी जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी हो सके। तो आज मुकेश बोरा को जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और ये सफलता पुलिस के हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में से जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है और जो छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मुकेश बोरा के ऊपर आरोप है और ऐसे में उसको लेकर ही लगातार वो फरार चल रहा था, जिसमें उसके खिलाफ जब केस हुआ तो उसने अग्रिम जमानत भी कोर्ट से ली और उसके बाद भी लगातार जो फरार चल रहा था। तो ऐसे में अब पुलिस ने मुकेश बोरा की गिरफ्तारी कर ली है और एक विधवा और एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले का वो आरोपी है और ऐसे में अब आगे पुलिस जांच करेगी और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ जो आरोप हैं उनको लेकर जांच होगी और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस को इस वक्त जो है सफलता लगी है, मुकेश बोरा की गिरफ्तारी जो है पुलिस ने कर ली है, जो कि नैनीताल दुग्ध संघ का अध्यक्ष रहा है। क्या खबर सामने आ रही है, आगे की क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए पीड़िताओं ने भी जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जिसके बाद से लगातार मुकेश बोरा फरार चल रहा था, तो अब ऐसे में पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है और गिरफ्तारी के बाद जो है अब उसमें जांच होगी, उनके बयान लिए जाएंगे और बयानों के बाद जो जांच में चीजें होंगी उसमें जो जांच सामने आएगी, जांच के बाद ही ये तमाम चीजें जो है वो क्लियर होगी कि इसमें जो आरोप उन पर लगे हैं वो कितने सत्य हैं, क्या कुछ है उसमें, और आगे जांच में ही तमाम चीजें जो है स्पष्ट रूप से खुलकर सामने आएगी जो मुकेश बोरा पर जो है आरोप लगे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।